आज की कहानी का नाम है ताक थिनाधिन द डांसिंग डेविल। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसे नृत्य और संगीत से बहुत प्रेम था। लेकिन यही संगीत कई लोगों की जान लेने का कारण बना। तो कहानी शुरू करते हैं। श्याम उर्फ शैम बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली है। वो 3 वर्ष का था तभी उसके दादाजी ने उसको एक बांसुरी लाकर दी थी। उसने बांसुरी में ऐसे फूंक मारी कि उससे सुरीली धुन निकलने लगी। 5 वर्ष का होते होते तो वो बहुत बढ़िया बांसुरी बजाना सीख गया था। तब उसके दादाजी ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसके पिता से कहकर, यानी अपने बेटे से कहकर, श्याम का नाम संगीत और नृत्य के विद्यालय में लिखवा दिया। मात्र 12 साल की उम्र में उसने बांसुरी वादन में स्नातक का अपनी उपाधि धारण कर ली थी, यानी कि ग्रेजुएशन कर लिया था। और अब वो देश के अलग अलग शहरों में अपनी बांसुरी की धुन बिखेरता रहता है। लोग उसे सुनकर ऐसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं मानो स्वयं कृष्ण ही बांसुरी बजा रहे हैं। एक दिन जब वो स्कूल से घर लौटा तो दादाजी और पिताजी काफी परेशान लग रहे थे। श्याम ने पूछा, क्या बात है? उसे महसूस हो रहा था कि वो लोग उससे कुछ कहना चाह रहे हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। "अ, बेटा, तुम्हारे दादाजी अपने पुश्तैनी गांव की बहुत याद आ रही है और वो कुछ दिन के लिए वहां जाना चाहते हैं। वाह, क्या बात है! मैं भी कुछ दिनों के लिए वहां जाना चाहूंगा। मेरी भी तो छुट्टियां हो रही हैं। मैंने आज तक सिर्फ फिल्मों में ही गांव देखा है, वो कितने सुंदर लगते हैं। आज पहली बार मैं सचमुच में गांव देखूंगा। बेटा, बस इसी बात की चिंता है। हम सब गांव चल रहे हैं और जब तक हम वहां रहेंगे तुम अपनी बांसुरी की प्रैक्टिस नहीं कर सकोगी, ना अपने साथ बांसुरी लेकर जा सकोगी। पर क्यों? इसके पीछे एक लंबी कहानी है, मैं बताता हूँ। दादाजी ने पापा को रोका और खुद कहना शुरू किया। बहुरूपक नर्तक नाम का एक राजा नृत्य और संगीत का बहुत प्रेमी था। वो खुद भी कमाल का नर्तक था। इतना बढ़िया नाचता था कि पूछो ही मत। उसी के नगर में जगह जगह नृत्य और गायन का पठन पाठन और अभ्यास किया जाता था। नृत्य और संगीत के लिए उसकी व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि वो सीमा लांघ गई। राजा दिन रात नृत्य और संगीत में डूबा रहने लगा। नगर में चारों ओर संगीत गूंजने लगा। ध्वनि प्रदूषण फैलने लगा। नगर के लोग तो मानो पागल से होने लगे। वही संगीत जो कानों को सुख देता है वही उनके लिए मुसीबत बन गया। एक दिन राजा बहुरूपक ने एक प्रतियोगिता रखी। उसने कहा कि वाद्य यंत्र बजाने वालों को राजा के नृत्य और उसके घुंघरू की आवाज के साथ ताल से ताल मिलानी थी। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। बहुरूपक ने नृत्य प्रारंभ किया। शुरू शुरू में तो वादक बहुत भली प्रकार से अच्छी तरह उसकी ताल से ताल मिला रहे थे, पर नृत्य के बीच में एक तबला वादक को अचानक से बहुत जोर से खांसी आ गई। इससे उसके संगीत में त्रुटि आ गई। राजा ने नृत्य नहीं रोका और ना ही किसी और वाद्य यंत्र चालक ने अपना वाद्य यंत्र बजाना बंद किया। नृत्य करते हुए राजा वादकों के समीप आया और तबला वादक का गला अपने हाथ से काट दिया और वह नाचता रहा। ये देखकर तो सारंगी वादक दहल गया। उसका ध्यान भी भटक गया और राजा ने फिर से नृत्य करते हुए उसके पास जाकर अपने पैर के एक वार से उसकी गर्दन भी टेढ़ी कर दी। उसकी गर्दन भी टूटकर लटक गई। ये विभत्स दृश्य देखकर तो जनता चिल्लाने लगी, राजा पागल हो गया है, इसे मारो, इसको मार दो। इसके बाद तो बाकी के वादक भी बारी बारी त्रुटियां करने लगे। राजा हर बार उन्हें मार डालता। उनमें से किसी की हिम्मत ही ना हो कि वो वाद्य यंत्र बजाना बंद करें, क्योंकि राजा लगातार नृत्य कर रहा था और उन सभी के हाथ कांप रहे थे। राजा एक एक कर कर कभी हाथ से तो कभी पैर से, तो कभी अपने अंग वस्त्रों से तो कभी अपने आभूषणों से उन वाद्य यंत्रों को बजाने वालों को मौत के घाट उतारता चला जा रहा था।
प्रजा इधर क्रोध से व्याकुल हो रही थी। लोग उस नृत्य मंच की दीवारें फांद-फांद कर सिपाहियों पर हमला करने लगे और इससे पहले कि राजा उस अंतिम वाद्य यंत्र बजाने वाले का गला काटता, जनता ने उसे घेर कर जान से मार डाला। वो एक बांसुरी वादक था बेटा, वो हमारा ही पूर्वज था। वो वादक यानी मेरे परदादा इतने ज्यादा सदमे में थे कि रुक रुक कर काफी देर तक अपना वाद्य यंत्र बजाते रहे। उस दिन के बाद वो नृत्य मंच हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस गांव में फिर कभी संगीत नहीं गूंजा। उस गांव के लोगों का मानना है कि संगीत की ध्वनि सुनते ही उस राजा की आत्मा सक्रिय हो जाएगी और नृत्य करते हुए अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति का गला काट देगी। इसीलिए वहां कोई गीत गुनगुनाता भी नहीं है। यहाँ तक कि वहां रेडियो और टीवी भी नहीं चलाए जाते। कोई टीवी खरीदता ही नहीं है वहां पे। आज के जमाने में भी वहां रेडियो और टीवी नहीं पाया जाता। तो बेटा, सबका मानना है कि राजा अभी भी उस अंतिम वादक से प्रतियोगिता पूरी करना चाहता है, जो अंत तक वाद्य यंत्र बजाता रहा। राजा आज भी उस वादक के खून का प्यासा है। कम ऑन दादाजी, आप भी। आज के समय में आप इन सब बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? देखा पापा, मैंने कहा था ना, ये यही कहेगा। ऐसा करते हैं कि मैं और आप अकेले गांव चलते हैं, संगीता और श्याम को यहीं रहने देते हैं, पापा ने अपने पापा से कहा। ओहो, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आप लोग मुझे भी साथ ले चलिए। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं बांसुरी यहीं छोड़कर जाऊंगा। अब तो ठीक है ना? हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात होगी बेटा। मैं चाहता था कि मेरा पोता अपनी पुश्तैनी गांव की जमीन जायदाद देख ले, तो इसीलिए हम तुम्हें साथ ले जाना चाहते थे। आखिर मेरे जाने के बाद उस गांव के रिश्ते तुम्ही लोगों को तो निभाने हैं। हाँ, अगर ये अपनी बांसुरी के बिना जाने को तैयार रहे तो फिर ठीक रहेगा। सॉरी बेटा, पर रूल्स आर रूल्स। नर्तन ग्राम के लिए वो लोग सुबह 11 बजे निकले और शाम को 4 बजे पहुंच गए। यहाँ उनका एक बहुत ही पुश्तैनी मकान था, जो अर्धचंद्राकार था। घर के सामने ही एक बगीचा था जहाँ फल और फूल के पेड़ लगे थे। ये बहुत सुंदर मकान था। इस मकान के चबूतरे पर कई खंबे बने थे और घर के भीतर भी कई सुंदर नक्काशीदार खंबे बने हुए थे। शाम तो इस जगह को देखकर बहुत खुश हो गया। वाह, ये कितनी सुंदर जगह है। आप लोग मुझे यहाँ पहले क्यों नहीं लाए? बेटा, तुम पहले बचपन में यहाँ आ चुके हो। उस समय दादाजी यहीं रहते थे, फिर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो हम उन्हें लेकर शहर चले गए। हम कभी यहाँ उसके बाद नहीं आए। फिर बचपन में ही तुमने अपनी बांसुरी की प्रतिभा भी दिखा दी और उससे लगाव भी। तब तो यहाँ आना एकदम नामुमकिन हो गया। अब तुम बड़े और समझदार हो गए हो, इसलिए तुम्हारे पापा गांव की कहानी सुना समझा कर तब तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। मम्मी ने उससे प्यार से बताया। मुझे तो ये सब अभी भी अंधविश्वास ही लगता है बेटा। अंधविश्वास ही सही, पर हमें गांव वालों की इच्छा का सम्मान करना चाहिए और कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे वो लोग अनकंफर्टेबल फील करें। समझ रहे हो ना? ओके मॉम। कुछ ही दिनों में शाम को गांव बहुत अच्छा लगने लगा। उसके कई दोस्त बन गए। वो गुल्ली डंडा खेलता, नदी में तैरने जाता, पेड़ों पर चढ़ने की प्रतियोगिता करता। सारा दिन मस्ती। एक दिन की बात है, वो पेड़ पर चढ़कर बैठा था और बेध्यानी में उसने मुंह से सीटी बजाकर बांसुरी की अपनी फेवरेट धुन निकालनी शुरू कर दी। उसी समय राघव ने उसे जोर से झकझोरा। ऐसा मत करो। क्या? क्या ना करूं? धुन मत निकालो, वो आ जाएगा। ओह, सॉरी, मैं भूल गया था। श्याम सावधान हो गया कि गलती से भी उसके मुंह से संगीत के सुर ना निकलें, पर उसके अंदर का कलाकार तड़प रहा था। वो कई दिनों से अपनी बांसुरी से दूर था। ये बात उसे रास नहीं आ रही थी। गांव में घूमते समय उसे एक चार दीवारी दिखी। ये क्या है? ये वही रंगशाला है, नाट्यशाला, जहां पर राजा ने प्रतियोगिता रखवाई थी। गांव वालों ने इसके चारों तरफ ऊंची दीवार उठवा दी है ताकि कोई इसके भीतर न जा सके।
श्याम ने चारों ओर घूमा और देखा तो पाया कि वाकई यहाँ कोई दरवाजा था ही नहीं। दीवारों पर चारों ओर लताएं फैली हुई थी। श्याम का मन हुआ कि इसके भीतर जाकर देखे कि यहाँ क्या है। वो इसी स्थान पर बैठकर बांसुरी बजाना चाहता था कि जहाँ पर राजा ने कभी उस प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जहाँ पर एक से एक वाद्य यंत्र बजाने वाले अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते थे। अब तो श्याम को भूत सवार हो गया कि वो किसी तरह दूसरे बच्चों से पीछा छुड़ाकर उस चार दीवारी के उस पार तक पहुंच कर रहेगा। किसी तरह दीवार से सटे हुए पेड़ और लताओं को पकड़ पकड़ कर वो दीवार के ऊपर चढ़ गया और दूसरी तरफ लताओं की मदद से कूद गया। इतने दिनों से वो गांव में रहकर यही तो सीख रहा था, पेड़ों पर चढ़ना, लताओं पर चढ़ना। आज ये उसके काम आया। ये एक ऐसी जगह थी जो गांव की बस्ती से काफी दूर थी। सामने ही एक 7 खंभों वाला गोलाकार मंच था। इस विशाल मंच पर राजा ने नृत्य किया होगा, वादकों ने यंत्र बजाए होंगे। ये चार दीवारी उस समय शायद नहीं रही होगी और लोग यहाँ खड़े होकर इसको एंजॉय कर रहे होंगे। श्याम मंच पर चढ़ा और उसने अपनी जैकेट के भीतर हाथ डाला। जब उसका हाथ बाहर आया तो उसमें उसकी बांसुरी थी। हाँ, वो छुपाकर अपनी बांसुरी साथ लाया था और कई दिनों से उसे होठों से लगाने के लिए तरस रहा था। यहाँ से बांसुरी की आवाज गांव तक नहीं पहुंचेगी। ऐसा सोचकर श्याम ने बांसुरी बजानी शुरू कर दी। वो अपनी धुन में बांसुरी बजा रहा था, तभी उसे घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बांसुरी के साथ नृत्य कर रहा हो। एक पल के लिए वो रुका और तभी उस मंच का एक खंभा अचानक टूट कर गिर पड़ा, जैसे किसी ने उस पर जोरदार प्रहार करके उसे तोड़ दिया हो। और फिर नजर आया पैर में घुंघरू पहने एक भयानक व्यक्ति, जिसकी वेशभूषा राजसी थी। उसने घुंघरू पहन रखा था और अनेक आभूषण पहने हुए थे। रुको मत, बजाते रहो। यदि तुम रुके तो इस खंबे की तरह तुम्हारा भी हाल होगा। बहुत वर्षों के इंतजार के बाद तुम आए हो। तुम्हारी और मेरी प्रतियोगिता अभी समाप्त नहीं हुई है। प्रारंभ करो। नहीं, मैं तो कोई वादक नहीं हूँ। मैं तो श्याम हूँ, श्याम। मैं जानता हूँ कि तुम श्याम हो और वर्षों के बाद अपने ही वंश में जन्मे हो। मैं तुम्हारे रूप को नहीं, तुम्हारी उस धुन को पहचानता हूँ जो तुम बजा रहे हो। ये वही धुन है। इसे शुरू करो। पर पर मैं प्रतियोगिता नहीं करना चाहता। राजा का रौद्र रूप देखकर तो बेचारा श्याम डर ही गया। प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। तो राजा ने तुरंत एक मूव किया। मजबूरन श्याम को उसके साथ अपनी बांसुरी की धुन मिलानी पड़ी। वो समझ गया कि वो फंस चुका है। अब ये डांसिंग डेविल उसकी जान ले लेगा। इधर श्याम के सारे दोस्त लौट आए पर वो नहीं लौटा। इस बात से परेशान होकर उसके परिवार वाले उसे ढूंढने निकले और उस नृत्य मंच की तरफ से जब बांसुरी और घुंघरू की आवाज सुनी तो वो लोग सब समझ गए कि आखिर क्या हुआ होगा। किसी तरह श्याम के पापा भी पेड़ों और लताओं पर से होते हुए चार दीवारी के उस पार पहुंचे। पापा को देखकर तो श्याम चौंक गया। कुछ पल के लिए उसने बांसुरी बंद की और उस डेविल ने मंच पर एक और खंभा भाड़ से तोड़ दिया। श्याम, तुम बांसुरी बजाते रहो, मैं कुछ करता हूँ। श्याम की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से सिर हिलाया और बांसुरी बजाना शुरू किया। उसके पिता वासुदेव ने ध्यान दिया कि राजा के पैर एक विशेष पैटर्न को फॉलो करते हैं और इसीलिए बांसुरी की धुन भी उसी पैटर्न पर चल रही थी। उन्होंने यह भी ध्यान दिया कि यह धुन तो श्याम की फेवरेट धुन है और वो अक्सर इसे बजाता है। पापा ने एक बार श्याम की इस धुन को मोबाइल में सेव कर लिया था। उन्होंने रिपीट मोड पर लगाकर मोबाइल को चलाने का निश्चय किया। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे की ओर इशारा किया कि जैसे ही मैं मोबाइल की धुन बजाऊं, तुम बांसुरी बजाना बंद कर देना। श्याम ने वैसा ही किया। जैसे ही बांसुरी की आवाज मोबाइल से आने लगी, अब डेविल राजा उस मोबाइल की ओर आकर्षित होकर नाचने लगा। रवि और उसके पिता मोबाइल को वहीं रखकर वहां से भाग खड़े हुए। मोबाइल की बैटरी पूरी रात चलेगी, पर उसके बाद क्या होगा डैडी? उसके बाद वो डांसिंग डेविल उस मोबाइल को तोड़ देगा और क्या। हम क्यों चिंता करें? वो तुम्हें नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी धुन को पहचानता है और इस समय वो मोबाइल ही वो वाद्य यंत्र वादक है।
जिसकी वो जान लेना चाहता है। हमारी तो जान बची सो लाखों पाए। वैसे भी मेरे फोन की बैटरी 10,000 mAh है। ये 5 दिन से ज्यादा दिनों तक रुक सकती है। 5 दिनों तक नाचते रहेंगे बच्चों। मजा आ जाएगा इनको। ये धुन बार बार 5 दिनों तक रिपीट होगी। और फिर वो आपका महंगा आईफोन तोड़ देगा। नहीं मेरे बच्चे, आईफोन तो बहुत सस्ता है। मैंने तो उससे कई गुना महंगी चीज का नुकसान होने से बचा लिया है। इतना कहकर पापा ने उसको गले लगा लिया। जब उन लोगों को सही सलामत लौटते देखा तो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। अगले 5 दिनों तक उस नाट्यशाला में से बांसुरी और घुंघरू की आवाज आती रही। और एक रात गांव वालों ने वहां से भयानक गर्जना सुनी। मैं अपनी हार मानता हूँ। और इसके साथ ही घुंघरुओं की आवाज आनी बंद हो गई और सिर्फ बांसुरी की आवाज सुनाई देती रही। रात में तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस ओर मुंह करके सो भी जाए जिधर वह नृत्यशाला थी। पर सुबह होते ही पूरा गांव वहां पहुंचा तो वहां बड़ी शांति छाई हुई थी। किसी तरह कुछ लोग अंदर गए हिम्मत करके, तो देखा वासुदेव का मोबाइल वहीं सुरक्षित पड़ा हुआ था। वो लोग मोबाइल लेके वापस आ गए। देखा, अगर उस समय भी मोबाइल होता तो कई लोगों की जान बच जाती, पापा ने हंसकर कहा। सभी लोग वहां से खुशी खुशी लौट आए। और अब सब लोग जान चुके थे कि वो राजा क्यों इस परिवार का दुश्मन बना हुआ था, क्योंकि असल में श्याम के ही परदादा जी थे जिन्होंने राजा के साथ ये कंपटीशन किया था। तो ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।